सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आज सारे सेकंड टॉपिक देखने मिलता है, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी एंड इंडियन ट्रेडिशन, राइट। सो इंडियन ट्रेडिशन मतलब इंडिया में हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सोर्सेज या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या हिस्ट्री के सब चीजें रिकॉर्ड कैसे किया करते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। जब हम लोग टॉपिक टॉपिक जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ओरल सोर्सेस, सबसे पहले जब हिस्ट्री रिकॉर्ड किया जाता था एट दैट टाइम एक ही सोर्स था, दैट वाज द ओरल सोर्स, रेसिटेंस। मिलता है कि पुराने जमाने के जितने भी लोग थे वो लोग जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो लोग क्या करते थे, स्टोरी स्टोरी के थ्रू हिस्ट्री जो है वो क्या करना, बताना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों को दादा दादी या नाना नानी से सब किस्से कहानियां सुनने मिलते हैं। वैसे ही पहले के जमाने में हुआ करता था कि पहले के जमाने में अपने जो जितने भी एंसेस्टर्स हुआ करते थे या फिर जितने बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो लोग अपनी नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को सब स्टोरीज बताना कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उनके पास्ट में उनके साथ क्या हादसे हुए थे and all। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इंस्क्रिप्शन का दौर आया, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट द अशोका दी ग्रेट या फिर मैं मौर्यन डायनेस्टी की बात करती हूँ, जब मौर्यन डायनेस्टी का राज शुरू हुआ दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है इंस्क्रिप्शन, स्टोन, राइट, मतलब स्टोन इंस्क्रिप्शन या जो भी मैसेज है या जो कुछ स्टोन पे रिकॉर्ड करो, या फिर केव के वॉल हुआ करते थे। फिर फर्स्ट सेंचुरी सीई से हम लोगों को देखने मिलता है कि धीरे धीरे अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करने लगे वो लोग, जैसे कॉपर, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है स्टोन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए। उसके बाद में हमारे इंडिया में बहुत सारे एपिक, सॉरी, हमारे इंडिया में दो एपिक बुक है, दैट इज रामायणा एंड महाभारता, एंड फिर जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है। ये बहुत एक अच्छा जरिया है हिस्ट्री का, गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है सेवेंथ सेंचुरी में बना भट्टा ने, बना भट्टा वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ राजा हर्षवर्धन। बना भट्टा ने किताब लिखी थी, दैट इज हर्षा चरित्र। हर्षा चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ राजा हर्षवर्धन जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे राज किया था सेवेंथ सेंचुरी में। तो हर्षा चरित्र पढ़ने के बाद हम लोगों को नॉर्थ इंडिया के बारे में पता चलता है, राजा हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम, वहां के हमारे लोगों का सोशल लाइफ एंड ऑल, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। सो बना भट्टा की जो किताब है दैट इज हर्षा चरित्र, इट्स अ गुड सोर्स। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज इन ट्वेल्थ सेंचुरी, कल्हाना ने किताब लिखी थी राजतरंगिनी। राजतरंगिनी पढ़ने के बाद, राजतरंगिनी, द मीनिंग ऑफ राजतरंगिनी इज एन किंग्स रिवर। वो पूरे किताब का नाम ही है दैट इज किंग्स रिवर। तो राजतरंगिनी पढ़ने के बाद इवन कल्हाना ने कहा था कि राजतरंगिनी किताब लिखते वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पुराने जमाने के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के निकालना, इंस्क्रिप्शंस एंड मॉन्यूमेंट्स सब स्टडी करना, इंस्क्रिप्शन देखना, मॉन्यूमेंट्स, जितने भी पुराने जमाने के हिस्टोरिकल साइट है वहां पे विजिट करना, वहां से सोर्सेज ढूंढ के लाना एंड फिर हिस्ट्री लिखना, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था। बट उन्होंने राजतरंगिनी ये किताब लिखी। राजतरंगिनी ये किताब में हम लोगों को अगेन नॉर्थ इंडिया के बारे में पता चलता है, बट अबाउट द कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन तभी के जमाने में कैसा था इन ट्वेल्थ सेंचुरी सीई, राइट। लेकिन मिडिवल दौर आया तो मिडिवल दौर में जब फिरोज शाह तुगलक उनका राज चल रहा था एट दैट टाइम, वहां पे एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे दैट इज जाउद्दीन बरानी, अ फेमस राइटर, पोएट, जिन्होंने इंडिया में अरेबिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। मीन्स इंडियन पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट द अरेबिक लैंग्वेज, राइट। पर्शियन लैंग्वेज तो पता था, राइट, क्योंकि हमारे पर्शिया से वैसे रिलेशन थे, बट अरेबिक लैंग्वेज के बारे में किसी को नहीं पता था। तो जाउद्दीन बरानी, उन्होंने इंडिया में अरेबिक, उन्होंने किताब लिखी दैट इज तारीख शाही। बुक में हम, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिरोज शाह तुगलक में मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं, मैं मुस्लिम इन्वेडर्स, जब मुस्लिम हम लोगों को देखने मिलता है इन्वेडर्स, आई मीन दे इन्वेडेड टू इंडिया, मुस्लिम पीपल्स।
तो उसमें से फिरोज शाह तुगलक जब इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद में हम लोगों को ये देखने मिलता है जब फिरोज शाह तुगलक का राज चलता था, एंड उसके बाद में हम लोग अगर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह, उनके जमाने में जाउद्दीन बरानी हुआ करते थे। तो जाउद्दीन बरानी की जो किताब है दैट इज तारीख फिरोज शाही, इट्स इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, हम लोगों को मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। एंड जाउद्दीन बरानी ने एक नई चीज की शुरुआत की थी, दैट इज कि अगर हम लोग बात करेंगे जाउद्दीन बरानी की, तो जाउद्दीन बरानी की किताब तारीख फिरोज शाही पढ़ने के बाद हम लोगों को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पता चलता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी। जाउद्दीन बरानी ये बोलते हैं, व्हेन यू राइट हिस्ट्री, कोई भी हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखता है, हिस्ट्री लिखते वक्त वो सिर्फ किसी किंग के किसी पर्टिकुलर किंग के, ब्रेवर किंग के बारे में, या फिर यू नो व्हाट उसने कितना अच्छा काम किया है, एंड वो कैसा था, कितना ब्रेव था, राइट, कितने हीरोइक उसने काम किए, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना है, राइट, ये तो सबको पता होता है। उसके अलावा भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, कल्चरल, आई मीन तभी के जमाने में यू नो व्हाट वहाँ का कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, तभी के जमाने के लोगों के तभी के जमाने का लोगों का रहन सहन कैसा था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे था, राइट, इन सब चीजों के बारे में बताओ। अगर किसी किंग के बारे में आप अच्छी बातें रहे हो तो उसका डाउन गलत बातें भी बताओ, विच इज इम्पोर्टेंट। और जाउद्दीन बरानी ने यही किया था। सो जाउद्दीन बरानी की जो किताब है दैट इज तारीख फिरोज शाही, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री अभी, जो हम लोगों को मिडिवल पीरियड के बारे में बताती है, एंड मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने दिल्ली का तख्त हासिल किया था, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है मुगल इन्वेडर्स, मुगल डायनेस्टी के जो लोग हैं या मुगल खानदान के लोग हैं जब इंडिया में आए, तो सबसे पहले मुगल्स आर फेमस फॉर व्हाट, एक तो हमें मिलता है कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए। उनके जितने भी हम लोगों को देखने मिलता है कि दरबार में जितने लोग हुआ करते थे, राइट, तो वो लोग उनकी तारीफ बहुत ज्यादा करते थे, वो अपने बादशाह के साथ बहुत ज्यादा लॉयल थे, एंड मुगलों की ये जो है ये खासियत है। नाउ द थिंग इज दिस, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि सबसे पहले बादशाह बाबर ही विजिटेड टू इंडिया, राइट। तो उन्होंने दिल्ली का तख्त हासिल किया आफ्टर फिरोज शाह तुगलक एंड ऑल। मुगलों ने एक्चुअली इंडिया को दिल्ली का तख्त उनको मिलता है, तो वो अलग अलग सिटी विजिट करते हैं। एंड कुछ सालों के बाद बादशाह बाबर ने खुद के ऊपर किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बादशाह बाबर, दैट इज तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी इज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों को पता चलता है अबाउट द बादशाह बाबर, अबाउट द मुगल डायनेस्टी, तभी के जमाने का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंडिया के अलग अलग सिटीज के बारे में पता चलता है, एंड बादशाह बाबर ने अपने जिंदगी में कितने बैटल्स किए हैं, कितने वॉर हुए किए हैं, इन सब चीजों का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, बादशाह बाबर की किताब अकबरनामा। अगेन अकबरनामा में हम लोगों को वही सब, बट अकबरनामा अकबरनामा एक ऐसी किताब है जहाँ पे हम लोगों को मुगलों के पहले बादशाह जो थे वहां से लेकर बादशाह अकबर तक पूरी हिस्ट्री पता चलती है। नेक्स्ट इज बखर। बखर हम लोगों को अलग अलग टाइप के बखर दिखाई देते हैं, दैट इज सभासद, सभासद बखर, भाऊसाहेबांची बखर, पाणीपताची बखर, होळकरांची कैफियत। ये भी अलग अलग बखर, बखर बेसिकली लाइक अ नॉवल, जैसे नॉवल होते सिमिलर टू नॉवल, तो नॉवल होते वैसे ही बखर, बखर में पूरा तो मराठी बखर बहुत ज्यादा फेमस थे। भाऊसाहेबांची बखर, इट्स ऑल अबाउट, हम लोगों को देखने मिलता है भाऊसाहेबांची बखर, अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्वासराव के बारे में है। नेक्स्ट इज होळकरांची कैफियत, तो अबाउट होळकर डायनेस्टी, जिनका मध्य प्रदेश में राज हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज अबाउट द सभासद बखर। सभासद बखर मराठा डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन शॉर्ट, तो सभासद बखर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सभासद होता है। तो बखर इज लाइक बखर, बखर में आपको आते हैं ब्रिटिशर्स, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आते हैं एट दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ 1920 में, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया। डॉक्टर एलेक्जेंडर कमिंगम ने इंडिया में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, और हम लोगों को ये देखने मिलता है 1921, एक्चुअली 1921 हड़प्पन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन शुरू हुआ था, और उस एक्सकवेशन में प्रोफेसर
जॉन मार्शल जो है उनके लीडरशिप में हम लोगों को देखने मिलता है। एंड प्लस डॉक्टर अलेक्जेंडर कमिंघम एग्जामिन कर रहे थे, एंड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिटी जो है उसके बारे में पता चला। लेटर ऑन हम लोगों को देखने मिलता है जेम्स मिल, ग्रैंड डफ, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, इन लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हमारे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। बट उन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें मतलब अपने हिसाब से लिखी है, मतलब उनको उनका नजरिया था, वो उनका पर्सपेक्टिव था वो, राइट। मतलब वो कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव अपनी किताबों में लिखा। कहीं पे भी इंडिया के लोगों की फीलिंग्स या उनको इंडियन हिस्ट्री शोकेस नहीं करनी थी, उनको अपना पर्सपेक्टिव शोकेस करना था। और वो लोग हंस रहे थे हमारे हिस्ट्री के ऊपर, हमारे किंग्स के ऊपर या उनके ब्रेवरी के ऊपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस के ऊपर वो लोग ज्यादा हंस रहे थे। मतलब किताबें जो उन्होंने लिखी है, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्रैंड डफ, जिन्होंने किताब लिखी द मराठा हिस्ट्री, तो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा। उन्होंने कहीं पे भी व्हाट मराठा डायनेस्टी के ब्रेवरी के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने अपना अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी उस किताब में डाली है। वो लोग इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को किस हिसाब से देखते हैं, वो उन्होंने लिखा। उनको क्रिटिसाइज करने वाले दो लोग थे, दैट इज हम लोगों को देखने मिलता है नीलकंठ जनार्दन, राइट, एंड वीके राजवाड़े। इन दोनों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया। फिर कुछ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरी हम लोगों को देखने मिलता है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस आए। ओरिएंटलिस्ट जो एक पर्टिकुलर, स्पेशली ओरिएंटलिस्ट उनको कहा जाता है जो साउथ एशियन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज, ये साउथ एशियन लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज को स्टडी करने वाले को हम लोग ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस जितने भी थे उनको हमारे स्पेशली इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट किया। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने किताबें जो है, बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। उसमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो आई टॉक अबाउट, अब देखेंगे तो हम लोगों को ये देखने मिलता है फ्रेडरिच मार्क्स मूलर। फ्रेडरिच मार्क्स मूलर इज अ पर्सन जिन्होंने ऋग्वेदा को ट्रांसलेट किया, राइट। फिर हितोपदेश जो है, व्हेन आई टॉक अबाउट द हितोपदेश, उन्होंने क्या किया, हितोपदेश जो है संस्कृत किताब है उसको ट्रांसलेट किया, 50 वॉल्यूम्स उसके बनाए। ऋग्वेदा, चार वेद में से एक वेद जो है ऋग्वेदा, उसको ट्रांसलेट किया गया। लेटर ऑन हम लोगों को देखने मिलता है कि मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश, आई मीन ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में आए या ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर्स भी बताई। एंड फिर उन्होंने हमारे अलग अलग जितने भी किताबें थी, स्पेशली संस्कृत लैंग्वेज की जो किताबें थी, उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। नाउ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर वाज अ पर्सन जिन्होंने वीके राजवाड़े और नीलकंठ जनार्दन कीर्तने से भी पहले विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में गलत लिख रहे थे, या फिर सोच के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिख रहे थे, तो उनको क्रिटिसाइज, सबसे पहले क्रिटिसाइज करने वाले विष्णु शास्त्री चिपळूणकर थे। फिर लेटर ऑन हम लोगों को देखने मिलता है वीके राजवाड़े एंड अलग अलग लोग जो है ये आने लगे, एंड इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, राइट। जिसमें से हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द जस्टिस राणा डे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जस्टिस राणा डे के बारे में, तो जस्टिस राणा डे ने अपनी किताब लिखी, एंड ही वाज, हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जज थे, बट वो तो था कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस हमारे हमारे कल्चर के बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मराठा डायनेस्टी जो है या मराठा खानदान सडनली उभर के नहीं आया, जैसे जंगल में सडनली आग लगती है, वैसे सडनली ऐसे व्हाट मराठा डायनेस्टी उभर के नहीं आया। मराठा डायनेस्टी या फिर शिवाजी महाराज जो है उनको अपनी मराठा डायनेस्टी या मराठा खानदान, राइट, और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लगा, राइट। फिर उनका धीरे धीरे खानदान उभर के आया। वीके राजवाड़े ने भी बहुत सारे देखने मिलता है, वीके राजवाड़े की ही वाज नेशनलिस्ट का मतलब हम लोगों को ये देखने मिलता है फ्रीडम फाइटर थे वो, बट उन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी, दैट इज मराठाची इतिहासाची साधने, जहां पे ब्रिटिश ऑफिसर ये क्लेम करते थे कि मराठा एकदम सडनली उभर के आए हैं,
राइट। तो वीके राजवाड़े ने, जस्टिस रानाडे ने ये कहा कि ये लोग ऑल ऑफ ए सडन मराठा डायनेस्टी उभर के नहीं आई है। तो वीके राजवाड़े ने तो किताब ही लिख दी उसके ऊपर कि आपको क्या क्लू चाहिए, मराठा डायनेस्टी सडनली नहीं उभर गया। इस बात के बहुत सारे प्रूफ दे सकते हैं आपको। तो उन्होंने किताब लिखी जो 22 वॉल्यूम्स में थी, दैट इज 22 वॉल्यूम्स की किताब, दैट इज मराठाच्या इतिहासाची साधने। राइट, इट इज लाइक कि आपको मराठा डायनेस्टी, इस खानदान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ग्रेजुअली उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया, अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, इन सब चीजों का आपको अगर प्रूफ चाहिए तो हमारी किताब पढ़ लो, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मराठा डायनेस्टी ऑल ऑफ अ सडन उभर के नहीं आया। फिर विनायक दामोदर सावर, हम लोगों को देखने में सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने जो किताब लिखी है, उन्होंने 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा। बट उनकी किताब पढ़ने के बाद हम लोगों को इंडिया के, अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी किताब पढ़ने के बाद हम लोगों को इंडिया की रीजनल हिस्ट्री ज्यादा पता चलती है। 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में बताया, उन्होंने झांसी की रानी के बारे में बताया। तो कुछ हम लोगों को नॉर्थ के बारे में पता चलता है, कुछ साउथ के बारे में पता चलता है। इन शॉर्ट, विनायक दामोदर सावरकर की किताब जो है, राइट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद हम लोगों को इंडिया की रीजनल हिस्ट्री बहुत ज्यादा समझ में आती है, या रीजनल हिस्ट्री हम लोगों को पता चलती है। राइट। अब ये जो था, ये जितनी भी हिस्ट्री हम लोग इंडियन ट्रेडिशन, राइट, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, अब तक हम लोग जो हिस्ट्री, मतलब अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इट वाज ऑल अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस, मतलब प्री इंडिपेंडेंस में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी, या एंशियंट पीरियड में, एंशियंट टाइम में हिस्ट्री लिखने का क्या तरीका था, या फिर इंस्क्रिप्शन पे लिखना, वो सब पढ़ते 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 हम लोग विनायक दामोदर सावरकर, राइट। अब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की तरफ जाएंगे। राइट, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी, या हिस्ट्री लिखने का तरीका कैसे था। नाउ, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हिस्ट्री लिखने का तरीका समवॉट चेंज हो गया। राइट, मतलब लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हो गई, जितने भी हिस्टोरियंस थे उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, जहां पे हिस्ट्री जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि राजाओं के बारे में, उनके ब्रेवरी के किस्से बताए जाते थे। अब हिस्ट्री जो है लोगों की कल्चरल लाइफ के बारे में ज्यादा बताया जाने लगा। मतलब जितने भी हिस्टोरियंस बाद में आए, उन सब हिस्टोरियंस ने एक ही काम किया कि वी नो अबाउट द किंग, वी नो अबाउट द डायनेस्टीज एंड ऑल, सब मतलब डायनेस्टिक हिस्ट्री, किंग हिस्ट्री, ये सब चीजें अलग बात है। राइट। बट वेरी मच इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप किंग के बारे में लिखते हो, या तो फिर किसी डायनेस्टी के बारे में लिखते हो, डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखते हो या किंग हिस्ट्री लिखते हो, सो ठीक है, ये तो पहले से ये सिलसिला चलते ही आ रहा है। बट लोगों की सोशल लाइफ के बारे में लिखो, बिकॉज वी शुड नो, राइट, हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लोगों की सोशल लाइफ तभी कैसे थी, क्या थी। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लोगों की सोशल लाइफ के बारे में लिखा जाने लगा। राइट। सो मैं रीड करती हूँ। Historiography in post-independence era. Now, along with writing the dynastic history, the cultural, social, economic history were also being written. The scholars of post-independence period era, the need of writing history of various communities, science, economic system, political ideology, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by the three ideological school: मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ना, अब मैंने क्या कहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, हिस्ट्री लिखने का तरीका। अब जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्ट्री जो है, तीन अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हिस्ट्री लिखा करते थे। सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, फिर सबाल्टर्न। सबाल्टर्न और मार्क्सिस्ट अगर हम लोग बात करेंगे, मार्क्सिस्ट मतलब जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, राइट, हम उनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। बट मैं जब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और सबाल्टर्न हिस्ट्री को कंपेयर करूंगी तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। राइट, वो मैं आपको बताती हूँ कि फर्क कैसे नहीं है। एंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, अब कुछ फीमेल राइटर और फीमेल ऑथर्स भी उभर के आने लगे। एंड हम लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में
लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो गई, हिस्टोरियंस की आइडियोलॉजी चेंज हो गई, और उन्होंने हिस्ट्री लिखने के तरीके को ही बदल दिया। अब हिस्ट्री जो है हम लोगों को देखने मिलता है अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर लिखा जाने लगा, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, साइंस के बारे में, राइट। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ब्रॉड किसने किया? तो मिचेल फोकोल्ट। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग ने मिचेल फोकोल्ट के बारे में पढ़ा था। मिचेल फोकोल्ट वाज अ पर्सन जिन्होंने हिस्ट्री लिखने तरीके को चेंज किया। yes, मिचेल फोकोल्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने जब हिस्ट्री लिखा था तो उनका मानना ये था कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द किंग हिस्ट्री, डायनेस्टिक हिस्ट्री, या फिर यू नो व्हाट, इन सब चीजों के बारे में मत लिखो। हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री लिखना है तो बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक के ऊपर लिखो। तो हम लोगों को देखने मिलता है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, राइट, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने मेडिसिन हिस्ट्री लिखा, मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिन की शुरुआत कैसे हुई, राइट, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, उसके बाद में न्यूज़पेपर्स एंड इन सब चीज पर हिस्ट्री शुरू हो गया। मतलब अभी हिस्ट्री का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। मतलब जहां पे हम लोग किंग और डायनेस्टिक हिस्ट्री पे अटके पड़े थे, अब जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि मिचेल फोकोल्ट ने ये कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ा के बताया, फिर यू नो व्हाट, इसको बहुत ब्रॉड किया। बट हमारे इंडिया में भी साइमल्टेनियसली ये चीजें हो रही थी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मिचेल फोकोल्ट ही वो सब चीजें कर रहे थे। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखने के तरीके को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। हमारे इंडिया में कार्ल मार्क्स जी को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे, राइट। मतलब इन शॉर्ट कम्युनिज्म, जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में हम लोगों को देखने मिलता है दो पॉलिटिकल सिस्टम पहले हुआ करते थे, दैट इज डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उनकी स्पेशली किताब है दैट इज दास कैपिटल। तो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ दास कैपिटल का जिक्र किया है, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त उनके और एक बुक का नाम बताया था, दैट इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उस किताब में उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में, और कार्ल मार्क्स था कि अगर हम लोग कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे, राइट, गरीबों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, लेबर क्लास, वर्कर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये जो क्लास के लोग हैं, राइट, इन शॉर्ट लोअर क्लास के जो लोग हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या इनको देश चलाने का मौका अगर मिलेगा तो अमीर गरीबी का भेदभाव हट जाएगा, राइट, और गरीब लोगों को जो जो जरूरत की चीजें हैं वो सब बराबर मिल जाएगी। तो ये कार्ल मार्क्स का मानना था। बट जब मैं वेस्टर्न कंट्री की बात करूँ तो वेस्टर्न क्लास सिस्टम चलता था। वेस्टर्न कंट्रीज वाज लाइक वहां पे अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब हमारे इंडिया में हम लोग कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, बट हमारे इंडिया में क्लास सिस्टम नहीं, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। हमारा इंडिया जो है वर्ण सिस्टम में डिवाइड हुआ था, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो शूद्रास आर लाइक लोअर कास्ट, जिनको कोई समाज में सोसाइटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको पूछता नहीं है, एकदम ऐसे उनको एज इन इनह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, वो लोग सोसाइटी में उठ बैठ नहीं सकते, चार लोगों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, उनकी कम्युनिटी अलग कहीं पे बाहर, गांव के बाहर रहेगी। ये उनके साथ ज्यादा अत्याचार होते थे, राइट। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं तो हमारे इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, अगर मैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की बात करूं तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे थे वो लोग क्लास सिस्टम को हटाने की कोशिश है कि यूरोपियन सिस्टम हट जाए। बट जब मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी हम लोग इंडिया में अडॉप्ट करना हम लोग ने स्टार्ट किया, एट दैट टाइम हमारा एक ही पर्पस था, दैट इज कि हम लोगों को कास्ट सिस्टम हटाना है, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था। एंड उस कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए हम लोग ने कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया। सो व्हाट इज अ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, राइट, मैं रीड करती हूँ फटाफट उसको। नाउ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, द कंसर्न फॉर द मीन्स production, modes of industrial relation were at the center in the writing of Marxist historian. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historian in India studied the transition within the caste system among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology framework
scholars like Damodar Dharmananda Kosambi, Comrade Shripad Mrudhangi Sharma, Comrade Sharad Patel have contributed notably. Comrade Dhange was one of the founder member of Indian Communist Party. Communism to Slavery, the book written by him represent Marxist historiography. What I told you, हमारे इंडिया में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को कास्ट सिस्टम हटाने के लिए यूज किया जा रहा था, बिकॉज हमारे इंडिया में जो वर्ण सिस्टम चलता था, ये हमारे इंडिया में जब तक इंडिया को आजादी नहीं मिली तब तक में ये वर्ण सिस्टम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया, एट दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि ये कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहीं पे तो हट गया, बट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जब इंडिया आजादी की तरफ था, या जब यू नो व्हाट आजादी के लिए अलग अलग रिवॉल्यूशंस जब इंडिया में हो रहे थे, तब कुछ हिस्टोरियंस जो है कास्ट सिस्टम को टारगेट कर रहे थे, हमारे इंडिया के कास्ट सिस्टम को बहुत, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग टारगेट इसलिए कर रहे थे कि उनको कास्ट सिस्टम हटाना था। तो उसमें मानना क्या था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, एज इन कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है कि भाई जो रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम लोगों को लगती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें हम लोगों को लगती है, वो चीजें जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो लोअर क्लास। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है कि जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें लगती है, राइट, जैसे फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लोथिंग शेल्टर ये पहले हुआ करता था, अभी भी फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीजें और ऐड हो गई है। बेसिक नेसेसिटीज की जब हम लोग बात करते हैं, तो पहले इट वाज लाइक फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीन चीजें आती थी, राइट। बाद में क्या हुआ, दैट इज फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ, ये पांच चीजें हम लोगों को देखने मिलती है। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि गरीबों को जो है, उन लोगों को बेसिक नेसेसिटी, सॉरी, अमीरों को बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत है, खाने पीने के लिए उन लोगों को जो भी चाहिए वो सब चीजें उनके पास अवेलेबल, लोगों को उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, दे डोंट वांट कि भाई उन लोगों के पास बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है, और गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, एक टाइम का खाना भी गरीबों को मिलता नहीं है। तो अगर देश चलाने का मौका लोअर क्लास को मिला, दैट इज लेबर, फार्मर्स, पीजेंट्स, इन लोगों को अगर मिला, तो उन लोगों को डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें लगती है वो भी मिल जाएगी, पहली बात, और प्लस ये अमीर गरीबी का भेदभाव भी हट जाएगा। ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। बट जब कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को हम लोग इंडिया में अप्लाई करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या था, कास्ट सिस्टम को हटाना। तो जितने भी फेमस स्कॉलर्स थे, जैसे यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो सबसे पहले दैट इज हम लोगों को देखने मिलता है कॉमरेड श्रीपाद धांगे, दामोदर धर्मानंद कोसुम्बी, जिनका फोटो आपको दिखाई देगा, राइट। फिर हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज रामशरण शर्मा, राइट। ये तीन लोग जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों ने शुरुआत की थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में 19th में हुई थी। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में ये बात पढ़ोगे, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको डेट नहीं दिया गया है, बट जो पॉलिटिकल साइंस का थर्ड टॉपिक है आपका, राइट, पॉलिटिकल पार्टी, उसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पता चलेगा। दो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो कॉमरेड शरद, हम लोगों को देखने मिलता है कॉमरेड शरद पाटिल जो है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश की थी इन द ईयर 1925, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों एस्टैब्लिश की थी, तो कम्युनिस्ट जो है, कॉमरेड श्रीपाद पाटिल ने कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश की थी, जितने भी गरीब लोग हैं, राइट, जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उनको कहीं से तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1925 में। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी इज द सेकंड पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। और कम्युनिस्ट पार्टी का मेन इंटेंशन क्या था कि गरीबी हटाना, कास्ट सिस्टम हटाना, औरतों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और जो बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं उनको कम करना, ये मेन इंटेंशन था, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश करने के पीछे का। बट इनका सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी तो कास्ट सिस्टम हटाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी, वो उनका मेन पर्पस था
कि कास्ट सिस्टम हटाना है। तो उसमें हम लोगों को देखने मिलता है कि किताब लिखी गई, ये जो लोग थे दैट इज कॉमरेड डांगे ने किताब लिखी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, राइट। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे लो कास्ट वालों के ऊपर अत्याचार होता है, लो कास्ट वालों को कैसे मतलब दबाया जाता है कास्ट सिस्टम के नाम पे, कैसे उनको गुलाम बना के रखा जाता है, कैसे उन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, राइट। एंड कैसे उनको यू नो व्हाट मतलब एज इन हम लोगों को देखने मिलता है कि शूद्रास अनटचेबल्स छू नहीं सकते उनको, उनको सिर्फ गंदे काम ही दो, लो कास्ट वाले हैं वो तो उनको सब गंदे काम ही दो, राइट। वो लोग कम्युनिटी आई मीन सोसाइटी में नहीं आ सकते, वो लोग या गांव में नहीं आ सकते, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमेशा उनको यू नो बट अलग ही जाता है। कैसे लो कास्ट वालों के ऊपर अत्याचार होता है, कैसे लो कास्ट वालों को गुलाम बन के रहना पड़ता है, गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ती है, ये सब उन्होंने उस बुक में बताया है, राइट। नाउ हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इस किताब में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंडिया से कास्ट सिस्टम कैसे हटेगा इन चीजों के बारे में बताया गया है, राइट। तो कॉमरेड ढंगे ने ये किताब लिखते वक्त मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। उन्होंने कहा, उनका मानना ये है कि जब आता है तो कास्ट सिस्टम हटेगा और अमीर गरीबी का भेदभाव भी हटेगा, राइट। तो हम लोगों को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इस किताब में ज्यादा दिखाई देती है, हम कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के हिसाब से सब चीजें हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सबाल्टर्न हिस्ट्री। द मीनिंग ऑफ सबाल्टर्न, वहीं पे वो उस पैराग्राफ देखोगे तो हम लोगों को पैराग्राफ के एंड में सबाल्टर्न का मतलब भी समझ में आता है, द बॉटम मोस्ट रैंक, उस पैराग्राफ में बताया भी गया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सबाल्टर्न हिस्ट्री एंड हम लोगों को देखने मिलता है हिस्ट्री। इंडिया में बहुत लेट उसका इन्वेंशन हुआ, बट सबाल्टर्न हिस्ट्री जो है इज लाइक यू नो व्हाट, दोनों एक जैसे ही है, सिमिलैरिटीज बहुत है। बट सबाल्टर्न हिस्ट्री हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत पहले महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने वगैरह सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखना मतलब लिखना स्टार्ट किया। जब कार्ल मार्क्स हम लोगों को देखने मिलता है कि कार्ल मार्क्स यूरोप में जर्मनी में बहुत ज्यादा फेमस थे, वो जर्मन फिलोसोफर, और वहां पे वो अपनी वो वहां पे कम्युनिज्म के बारे में बता रहे थे, वहां पे उनकी सोच उनकी आइडियोलॉजी चल रही थी। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। Now, subaltern history. The seeds of subaltern history are found in Marxist historiography. The role of the Italian historian, that is Antonio Gramsci, is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of people in society. In fact, subaltern means the bottommost rank. Now, folk has been considered as a very important source of writing subaltern history. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in subaltern history, establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before onset of subaltern history, similar thought were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. Mahatma Jyotirao Phule unfolded the history of Shudras community in his book Gulamgiri. He drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras done under the name of religion. The term Shudra and Atishudra indicate the bottommost rank in the caste system. The role of people belonging to to Dalit caste is very significant. 1 minute. Belonging to is very significant in shaping of various culture and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in colonial and nationalistic historiography. Dr. Babasaheb Ambedkar, focusing on this fact, consistently wrote about it. The two of his book, Who Were Shudras and The Untouchables, may cited as example of history of subaltern types. And now the thing is this कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स भी आने चाहिए, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं या कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे भी पहले हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे एक इटालियन स्कॉलर का जिक्र किया गया है,
राइट। एंटोनियो ग्राम्सी का उनके यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जिन्होंने सबाल्टन हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो उनका मानना ये था कि जब भी हिस्ट्री लिखते हो तो बॉटम मोस्ट रैंक के बारे में लिखो, क्योंकि जब भी हिस्ट्री लिखा जाता है तो किंग डायनेस्टी, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कल्चरल हिस्ट्री वगैरह लिखा जाता है। बट मतलब कोई लोअर कास्ट के बारे में लिखता ही नहीं हिस्ट्री, या लोअर क्लास के बारे में हिस्ट्री नहीं लिखता है। यूरोप में लोअर क्लास, तो हमारे इंडिया में लोअर कास्ट, राइट। तो लोअर क्लास या लोअर कास्ट के ऊपर भी हिस्ट्री लिखो ना, तो हम लोगों को ये भी तो पता चले कि तभी के जमाने में लोअर क्लास या लोअर कास्ट की हालत क्या थी, उनके ऊपर कितने अत्याचार होते थे, या इन शॉर्ट उनकी सोशल लाइफ क्या थी, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने, ग्रामसी जो थे, उनकी आइडियोलॉजी ये हिस्ट्री किसी किंग, उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, या फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, उसका ट्रेड कैसा था, राइट, ट्रेडिंग का तरीका, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, इन सब चीजों के बारे में तो ठीक है लिखो आप लोग। बट उसके साथ साथ आप लोगों की सोशल लाइफ के बारे में भी लिख रहे हो, ठीक है, बट आप लोअर कास्ट के बारे में भी तो लिखो ना, तो पता चले ना हम लोगों को कि तभी कैसे अमीर गरीब का भेदभाव हुआ करता था, तभी के लोगों की सोच क्या थी, राइट। बट हम लोगों को ये देखने मिलता है, मतलब बॉटम मोस्ट रैंक, सबाल्टन का मतलब ही होता है बॉटम मोस्ट रैंक, राइट। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी यही है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी कि अमीर गरीबी का भेदभाव हटाना, क्लास सिस्टम हटाना, कास्ट सिस्टम हटाना, राइट। सो वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि अगर मैं बात करूंगी तो हमारे इंडिया में सबाल्टन हिस्ट्री बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था, बट उनके काम को किसी ने भी व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि उनका, उन्होंने जो किताबें लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक, रंजीत गुहा तो अभी हम लोगों को दिखाई देते हैं, इज ए लेटेस्ट हिस्टोरियन जो अभी अलग अलग सबाल्टन जो किताबें लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, रंजीत गुहा। ही इज लाइक अभी के हम लोगों को, हमको हिस्टोरियन वो दिखाई देते हैं। बट रंजीत गुहा ने भी सबाल्टन हिस्ट्री को, सबाल्टन हिस्ट्री का स्कोप बढ़ाया, राइट। अभी का जमाना ऐसा है कि आप बोलोगे मैम कौन कास्ट सिस्टम फॉलो करता है, बट स्टिल देयर आर पीपल की लाइक जो कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारी चीजों के वक्त ये कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है हमारे इंडिया में। रंजीत बुआ आज भी सबाल्टन हिस्ट्री लिखते हैं और वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग व्हाट इंडिया के अलग सिटी में आज फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूंगी तो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैराट मूवी, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग बोलोगे मैम अभी आप यहाँ पे दे रहे हो, बट सैराट मूवी में भी अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे भी हम लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलता है कि कैसे व्हाट गाँव के लोगों की सोच थी, लाइक गांव के लोगों के सोच, अमीर और गरीब में वो लोग कैसे भेदभाव करते थे, राइट। और एंड में हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जो कपल है वो मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनका ही भाई, आई मीन वो लड़की का ही भाई जो है उसको और उसके हस्बैंड को मार देता है। आज हम लोगों को देखने मिलता है कि ये सब चीजें आज भी होती है। व्हेन यू विल मूव टुवर्ड साउथ महाराष्ट्र की तरफ जाओगे तो आज भी हम लोगों को ये कास्ट सिस्टम लोग बहुत ही मतलब बट कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे या फिर साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो आज भी कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। आज भी हम लोग इन सब चीजों से बाहर नहीं निकले हैं, या हमारी हमारा माइंडसेट, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। तो रंजीत गुहा अभी भी किताबें, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है रंजीत गुहा की जो किताबें हैं, उन सब किताबों में आपको सबाल्टन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि इंडिया में कैसे कास्ट सिस्टम, या पहला प्रैक्टिसिंग, आज भी लोग उसको, उसकी कास्ट सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अब हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हम लोग यहाँ पे सबाल्टन हिस्ट्री में इटालियन स्कॉलर का नाम ले रहे हैं, बट हमारे इंडिया में भी ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने सबाल्टन हिस्ट्री लिखी है, बट उनके काम को इतना व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है, उनके काम की इतनी तारीफ नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने शूद्रास एंड अति शूद्रास के बारे में लिखा, उनकी कैटेगरी गुलामगिरी, राइट। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उनकी किताब गुलामगिरी में आपको शूद्रास एंड अति शूद्रास के बारे में पता चलेगा। तो शूद्रा कम्युनिटी में भी शूद्रास जो थे वर्ण सिस्टम में सबसे लास्ट, व्हेन आई ड्रॉ द पिरामिड, मैं जब पिरामिड बनाऊंगी तो हम लोगों को देखने मिलता है टॉप लेवल पे आता है ब्राह्मण कम्युनिटी, जिनको हक है पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजें करने का। फिर आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय वॉरियर्स, उनका काम है
सिटी को फिर अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, एक्सटर्नल जितने भी मतलब एक्सटर्नल थ्रेट से अपने टेरिटरी को बचाने का काम किसका था? क्षत्रिय, बिकॉज दे आर वॉरियर्स। तो वो लोग सेकंड लेवल पे आते हैं। थर्ड इज अ वैश्यस। वैश्यस का काम क्या था? बिजनेस संभालना, राइट। उनका काम सिर्फ एक ही था, दैट इज वो लोग बिजनेस संभालेंगे, बिजनेस करेंगे। नाउ द थिंग इज कि फिर उसके बाद में कौन आता है? शूद्रा। शूद्रास का काम क्या है? दैट इज गंदे काम करना, तो गंदे कपड़े धोना, गंदे बर्तन धोना, या तो फिर टॉयलेट बाथरूम साफ करना, कचरा उठाना, राइट, ये सब करते थे। तो गुलामगिरी, तो उनको गुलामों की ही जिंदगी वो लोग जिया करते थे। उनकी जिंदगी जो है दैट इज लाइक गुलामी में ही उनकी जिंदगी गई। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये बताया कि लोअर कास्ट वालों के ऊपर कैसे अत्याचार होता था, शूद्रास एंड अति शूद्रास। अब शूद्रास हम लोगों को देखने मिलता है, कुछ कास्ट जो है वो शूद्रास में आते हैं, राइट। एंड अति शूद्रास आर, हम लोगों को देखने मिलता है कि एकदम लो कास्ट, दलित हम लोग बोलते हैं ना, एकदम लो कास्ट, उसके ऊपर हम लोगों को देखने मिलता है थोड़ा सा चांबार एंड लोहार एंड ये जो कम्युनिटी के लोग के ऊपर भी कम्युनिटी डिसाइड होती थी। तो वो लोग शूद्रास में आते हैं। अति शूद्रास मतलब एकदम दलित, राइट, मीन्स एकदम बहुजन समाज, ऐसे टाइप। तो उन्होंने वही बताया कि कैसे रिलीजन के नाम पे शूद्रास के ऊपर अत्याचार होता है और उनको गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ती है। ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में बताया है। और कैसे शूद्रास के ऊपर अत्याचार किया जाता है, राइट। एंड कैसे आज भी इंडिया, मतलब आज बट इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कहीं पे तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने लगे हैं। तो भी हमारे इंडिया में से वो गुलामगिरी का कॉन्सेप्ट नहीं गया है, राइट। तो ये उन्होंने अपनी किताब में बताया। नेक्स्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मैंने टॉक अबाउट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो उन्होंने भी किताब लिखी, दैट इज अनटचेबल्स एंड द अनटचेबल्स एंड हु वेर शूद्रास। तो ये शूद्रास है कौन? अनटचेबल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लोग गंदे काम करते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं। तो इन लोगों को हक नहीं है मंदिर में जाने का, क्योंकि वो गंदा काम हो गया। तो वो काम करते हो तो यू कैन व्हाट, यू कैन विजिट टू मंदिर। मंदिर में नहीं जा सकते, वहां पे पूजा पाठ नहीं कर सकते। गंदा काम मतलब आपका शरीर भी गंदा है। और सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को हक है कि वो लोग मंदिर में जाके पूजा करेंगे, क्योंकि वो लोग दिन रात मंदिर में ही बैठे रहते हैं, वो लोग कोई गंदे काम नहीं करते। सो दिस इज रॉन्ग ना। अनटचेबल्स, उनको छूना नहीं है, क्योंकि वो लोग गंदे काम करते हैं, लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उनका काम ही है सब बाथरूम वगैरह साफ कर। तो दे आर अनटचेबल्स, उनको छू लेंगे हम लोग तो हमारा दिन खराब जाएगा, या फिर व्हाट, हम लोग मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते। ये लोगों का माइंडसेट था कि अगर हम लोग अनटचेबल्स क्यों, क्योंकि अगर वो लोग गंदे काम करते हैं, हम लोग उनको छू लेंगे तो नहाना पड़ेगा, राइट। ये ब्राह्मण्स, पहले के जमाने के ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग सोचा करते थे। एंड हम लोगों को फिर हम लोग छू लेंगे तो उनको फिर भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते, या भगवान की पूजा पाठ करने के लिए हम लोगों को हमारा बॉडी साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये कहीं पे तो हम लोगों को देखने में चीजों को, फॉल्स चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही बताया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही बताया कि हु वर शूद्रास, ये लोग आए कहाँ से, राइट। एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि अनटचेबल्स इनको क्यों बोला गया है। तो दिस इज द सबाल्टन टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, जहां पे कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है कि कास्ट सिस्टम के नाम पे कैसे लोअर कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है। इंसान होने के बावजूद भी उनको व्हाट, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दो किताबें, दैट इज हु वेर शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, इन किताबों में उन्होंने बताया है, राइट। तो इंडिया का कैसे व्हाट, इंडिया का कल्चरल सिस्टम कैसे था, इंडिया का कल्चरल सिस्टम उन्होंने बताया कि कैसे लोअर कास्ट वालों को टोटली लोअर कास्ट वाज प्रोहिबिटेड, लाइक नहीं आना है आप, गांव में नहीं आ सकते आप, मंदिरों में नहीं आ सकते, आपको एजुकेशन का कोई हक नहीं है, वो लोग। बट तो भी उनको एज एन वट, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने औरतों के बारे में बताया है कि लोअर कास्ट की जो औरतें हैं उनके ऊपर कितना उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता था, राइट। मीन्स यू विल वोंट बिलीव, इट्स अ फैक्ट कि जितने भी अपर कास्ट के लोग थे, वो लोग मीन्स अपर कास्ट के लोग जो है
वो लोग शूद्रास को छूना, उनको अनटचेबल्स बोलते थे, उनको छूना भी नहीं पसंद करते थे, बट उनकी औरतों के ऊपर रेप किया जाता था, फैक्ट अब्यूज किया जाता था, असॉल्ट किया जाता था, वो उनको चलता था। तभी उनको ये ख्याल नहीं आता था कि लाइक ये लोग शूद्रास है, ये लोग अनटचेबल्स हैं, और उनको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता था कि आप यू नो व्हाट, आप इसी काम के लिए बने हो, या फिर यू नो व्हाट, आपको क्या करना है, घर में कपड़ा बर्तन मांजना है and ये सब चीजें ही करनी है। तो मतलब यू नो व्हाट, एक तरफ आप बोलते हो कि दे आर अनटचेबल्स, हम लोग उनको छू भी नहीं सकते, बट एक तरफ उनको फिजिकली अब्यूज कर रहे हो आप लोग, वो उन्हीं शूद्रास जो औरतें हैं, शूद्रास वुमेन्स जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो ये सब बातें गुलामगिरी में डॉक्टर सॉरी महात्मा ज्योतिराव फुले ने बताया था, राइट, कि कैसे उनकी औरतों के ऊपर भी अत्याचार होता है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, और ये सब बातें गलत है। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमारे इंडिया में बहुत पहले हो चुकी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरुआत भी की थी। द ओनली थिंग इज दिस कि इनके कामों को कभी भी, मतलब इन्होंने जो किताब लिखी है, इन्होंने जो काम किए हैं, उसको वो कभी सामने नहीं आया, राइट, या फिर उन्होंने चीज नहीं किया। लेटर ऑन इंडिया आजाद होने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा ज्योतिराव फुले जो है, इनके कामों को बहुत ज्यादा लोग प्रेज करने लगे या फिर उनकी तारीफ करने लगे। ओके, नाउ फेमिनिस्ट हिस्ट्री। Over a significant feminist history, over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. As a result, the role and achievement of women in history remains neglected. Two, highlight was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. Among women's author writing about women in the 19th century CE, Tarabai Shinde was a foremost one. She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. Her book Stri Purush Tulna, published in 1880, is acknowledged as the first book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled "The High Caste Hindu Woman." Feminist literature of the post independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their rights to political equality, etc. Among the recent published feminist Kosambi's book Crossing Threshold, feminist essay in social history is of importance. It contains essay on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. A lot of literatures and is available upholding the viewpoint of Dalit. एक minute. Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Reghe's work is noteworthy in this context. Her book, Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies, includes her essay on the autobiography of Dalit women. Publication of Marathi Riyasat by Govind Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work began so famous that people begin to imagine Rias several volumes of Maratha history. There have been number of Indian historians who wrote without embarrassing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riasatkar, S.G. Sardesai, and Trambak Shankar Shezwalkar are noteworthy. In the recent time, historians like Yashwant Dinkar Phadke, sorry, Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc., have contributed extensively to the choreography of modern India. Thus, even evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement. It seems that some part of Indian historiography was also developed outside the influence of this movement.
नाउ आई टॉक अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट एज इन हम लोगों को देखने मिलता है कि अभी यहाँ पे हम लोगों को फीमेल पर्सपेक्टिव या फीमेल परसेप्शन दिखाई देते हैं। अब ऑब्वियसली हम लोगों को नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं था जहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है बहुत अत्याचार होता था। व्हेन आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये चीजें होती थी। इंडिया ही कैसा, बेसिकली बट इंडिया को वैसे पोर्ट्रे किया जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। नो डाउट होता है, इंडिया भी उस लिस्ट में आता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में भी ये चीजें होती थी। बट वक्त के हिसाब से ये चीजें डेवलप करने लगे वो लोग, राइट। वुमेन्स को अपना एक अलग स्टेटस मिलने लगा, राइट। उनके कामों को लोग जो है व्हाट प्रेज करने लगे, उनके कामों की तारीफ होने लगी। अब फेमिनिस्ट हिस्ट्री हमारे इंडिया में शुरुआत होती है। एक्चुअली हमारे इंडिया में हम लोगों को देखने मिलता है कि औरतों के हालात बहुत ग्रेजुअली चेंज हुए। आज जाके अगर मैं बोलूंगी तो ठीक है, व्हाट औरतों को इतनी छूट मिली है, बट मैं अगर आज से 30 साल पहले की, 40 साल पहले की, 50 साल पहले की बात करूं या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करूं, औरतों को सेकेंडरी दर्जा ही दिया जाता था, राइट। उनका सेकेंडरी स्टेटस ही था। तो उसमें से हम लोगों को देखने मिलता है घर के आई और उन्होंने व्हाट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को एकदम कहीं पे तो व्हाट हटा दिया कि लाइक ये जो मेल डोमिनेशन चलता है या फिर व्हाट हमारा जो सोसाइटी है, इट्स ऑल द सोसाइटी इज लाइक मेल डोमिनेटेड, ये कॉन्सेप्ट कहीं पे तो उन्होंने निकाल दिया। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने अपनी किताबें लिखना स्टार्ट किया। अब हिस्ट्री औरतों की परसेप्शन के हिसाब से, मतलब उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब अब तक जो हिस्ट्री हम लोग देखते थे या अब तक जो हिस्ट्री जो स्कॉलर्स लिखते थे what they used to write about the kings dynasty political system economical system agriculture system। फिर हम लोगों को देखने मिलता है सोशल लाइफ, लोगो कास्ट के बारे में। बट वुमेन्स के हालात क्या थे, औरतों के हालात क्या थे, औरतों के ऊपर क्या अत्याचार होता था या औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता था, इन सब चीजों के बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा। नाउ हम लोगों को देखने मिलता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, बहुत एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही बहुत सारे औरतें उभर के आई एंड उन्होंने किताब लिखना स्टार्ट। तो उन्होंने ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या ये जो कॉन्सेप्ट है मेल डोमिनेशन का, वो उन्होंने कहीं पे तो हटा दिया, राइट। उन्होंने हिस्ट्री जो है वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच उसमें डाली कि आप हिस्ट्री लिखते हो तो अबाउट डायनेस्टी के बारे में, इसके उसके बारे में लिखते हो, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब वुमेन्स की हालत क्या है, राइट, उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए हुए हैं पहले और अभी भी कितने अत्याचार होते हैं, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जो फीमेल स्कॉलर्स के बाद हम लोगों को इन शॉर्ट ये पता चलता है कि वुमेन्स पोजीशन के बारे में, लाइक औरतों की पोजीशंस के बारे में पता चलता है कि पहले के जमाने के में औरतों को कैसे सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता था। और इवन हम लोगों को देखने मिलता है कि जब फॉर एग्जाम्पल ताराबाई शिंदे ने किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना। एक्चुअली ताराबाई शिंदे हम लोगों को देखने मिलता है ही वाज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी, हम लोगों को तो सबको ये स्टोरी पता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ को सबसे पहले पढ़ाया एंड उन्होंने है कि शी वॉज अ फर्स्ट लेडी टीचर। और फिर वो लड़कियों को पढ़ाने लगी, उनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो भी उन्होंने पढ़ाना छोड़ा नहीं, राइट। वो एज इन उन्होंने अपना प्रोफेशन एज इन टीचर करके ही कंटिन्यू किया। ताराबाई शिंदे जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले को बहुत हम लोगों को देखने मिलता है उनको फॉलो करती थी। उनके आइडियोलॉजी से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होके उनको फॉलो करना उसने स्टार्ट किया था। एंड ताराबाई शिंदे जो है उनके इनलॉज भी बहुत अच्छे थे, स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है ताराबाई शिंदे के हस्बैंड थे, ही वाज, उन्होंने ताराबाई शिंदे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सबसे पहले ताराबाई शिंदे को पढ़ने का मौका दिया, राइट, जाके पढ़ाई लिखाई करो। और फिर ताराबाई शिंदे ने 19th सेंचुरी में किताब लिखी थी, दैट इज 82 में उनकी किताब लिखी गई थी, उन्होंने किताब लिखी थी दैट इज स्त्री पुरुष तुलना। यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है, स्त्री पुरुष तुलना एज इन आप लड़के और लड़की को, उनकी किताब में हम लोगों को क्या पॉइंट्स देखने मिलते हैं। ताराबाई शिंदे की जब हम लोग किताब देखते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष तुलना मतलब उनका कंपैरिजन, कंपेयर नहीं कर सकते किसी लड़की को और लड़के को, फिजिकली मत कंपेयर करो। ऑब्वियसली लड़का फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है तो लड़की फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, बट अगर उनको मेंटली
राइट। या दोनों का आईक्यू अगर देखोगे इट्स वन इन द सेम। अपॉर्चुनिटी दो तो लड़की भी सब काम कर सकती है, राइट, उनका भी आईक्यू अच्छा है, वो लोग भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो कंपैरिजन में सिर्फ फिजिकली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट बाकी सब चीजों में हम उनको आराम से यू नो बट औरतों को जो काम हम लोगों को देखने मिलता है मेल मेंबर्स करते हैं, वो फीमेल मेंबर्स भी कर सकते हैं, राइट। बट फीमेल मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, दैट्स व्हाई वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये सब बातें ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब में बताई थी कि अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है तो वो लोग भी सोसाइटी में, उनको भी यू नो वट सर ऊंचा करने करके जीने का मौका मिलेगा, प्लस सोसाइटी में चेंजेस भी आएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईक्यू एंड मेंटल टर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो ताराबाई शिंदे की हम लोगों को देखने मिलता है, ताराबाई शिंदे की ये किताब जो है इट्स वेरी मच फेमस नाउ। अब ताराबाई शिंदे ने वुमेन्स पोजीशन के बारे में बताया था कि स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने बताया था कि कैसे यू नो लड़कियों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, या उनमें एक यू नो व्हाट द गर्ल्स आर, लड़कियों को ऐसे कहीं पे तो लगता है कि हम लोगों को आगे बढ़ने मिलना चाहिए, बट उनको कैसे यू नो व्हाट पीछे खींचा जाता है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट। नेक्स्ट पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने किताब लिखी दैट इज हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता रमाबाई खुद हाई कास्ट से बिलोंग करते थे। पंडिता रमाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी सोशल वर्कर करके निकाली है। पंडिता रमाबाई वाज अ सोशल वर्कर। पंडिता रमाबाई ने हाई कास्ट में होने के बावजूद भी, हाई कास्ट से बिलोंग करते थे वो, हाई कास्ट के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोअर कास्ट को सर्व करते हुए ही निकाली है। उन्होंने ये कहा कि औरत चाहे फिर वो हाई कास्ट से बिलोंग करती हो या लो कास्ट से बिलोंग करती हो, औरतों का दर्द है। भले कितना ही यू नो व्हाट हम लोग जैसे पंडिता रमाबाई ने अपने बारे में कहा था दैट आई एम हाई कास्ट हिंदू वुमेन, बट हमारा स्टेटस भी वही है, हम लोगों को भी आज उतना ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है बिकॉज वी आर वुमेन्स, राइट। When I talk about the पंडिता रमाबाई ने अपनी किताब लिखी और उन्होंने औरतों की लाइफ जो है वो पूरी चेंज कर दी, धीरे धीरे औरतों की लाइफ जो है वो चेंज होने लगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडिता रमाबाई यूएस में सेटल हो गई और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हम लोग हमारे कल्चर को, मैं कहीं पे अपने कल्चर और ट्रेडिशन को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, बट पंडिता रमाबाई का मानना ये था, व्हेन आई डिस्क्राइब अबाउट द पंडिता रमाबाई का मानना ये था कि नो डाउट मैंने आज तक इंडिया को सर्व किया है, इंडिया के औरतों की हालत सुधारी है, सब कुछ किया है, बट इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे औरतों को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है, एंड यहाँ पे इंसानों की कीमत नहीं है। तो लिटर ऑन उन्होंने आजादी के बाद डिसाइड किया दैट आई विल गेट सेटल, लाइक मैं सेटल हो जाऊंगी अमेरिका में, और फिर अमेरिका जाके सेटल हो गए और मैंने किया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। बट उन्होंने औरतों के हालातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कैसे औरतों के ऊपर अत्याचार होता था। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अब नए लोग उभर के आए। स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है मीरा कोसंबी। मीरा कोसंबी शी इज अ यंगर डॉटर ऑफ दामोदर धर्मानंद कोसंबी। आपको ऊपर वाले पेज पे जो दामोदर धर्मानंद कोसंबी का फोटो दिखाई देगा, राइट नाउ, यहाँ पे जो दामोदर धर्मानंद कोसंबी है, इनकी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो तीसरी या चौथी बेटी थी, राइट। और अपने डैड से ही उनको सपोर्ट मिला। मीरा कोसंबी जो है, उनको अपने डैड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इन 2016 उनकी डेथ हो गई, मीरा कोसंबी की डेथ हो गई 2016 में, बट उनको, मीरा कोसंबी को अपने डैड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, और मीरा कोसंबी ने किताब लिखी बातों के बारे में लिखा। मीरा कोसंबी ने 1950s 1940s के बारे में सब कुछ बताया। शी वॉज अ यंगर डॉटर ऑफ दामोदर धर्मानंद कोसंबी। तो 50s 60s और 70s के दौर में कैसे औरतों के ऊपर अत्याचार होते थे, उन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। स्पेशली उन्होंने पंडिता रमाबाई, जिन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन की किताब लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिख दी कि कैसे पंडिता रमाबाई ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हाई कास्ट से बिलोंग करने के बावजूद
उन्होंने अपनी जो है वो लोअर कास्ट की औरतों को सर्व करने में निकाल दी। फिर उन्होंने डॉक्टर रुकमाबाई के बारे में लिखा, द फर्स्ट लेडी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर रुकमाबाई की स्टोरी भी बहुत अलग है। डॉक्टर रुकमाबाई हम लोगों को देखने मिलता है बहुत कम एज में उनकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, राइट। उनको अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ा, लेटर ऑन उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया, राइट। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि बाहर जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, केम टू इंडिया, पहली लेडी डॉक्टर करके वो फेमस हुई। तो डॉक्टर रुकमाबाई, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, राइट। इस सोसाइटी के सोसाइटी ने जो बैरियर्स, जो बाउंड्रीज बनाए थे, उसमें फंस के रुकमाबाई, डॉक्टर रुकमाबाई को कितने व्हाट खुद के ऊपर, मतलब डॉक्टर रुकमाबाई के ऊपर कितने अत्याचार हुए, उन सब चीजों को टैकल करते हुए डॉक्टर रुकमाबाई ने बाहर जाके यहाँ पे पढ़ाई की, फिर बाहर जाके पढ़ाई की, देन शी केम टू इंडिया, और फिर इंडिया में उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया, और औरतों को उन्होंने ट्रीट करना, औरतें डॉक्टर्स के पास विजिट करना पसंद नहीं करती थी, वहां पे उन्होंने व्हाट वुमेन्स हॉस्पिटल खोल दिया कि बाबा आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आके मुझे बता सकते हो, मुझे बोल सकते हो, राइट। नाउ क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, इट्स जस्ट अ टर्म, ये टर्म है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। मतलब मीरा कोसंबी ने जब पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुकमाबाई के ऊपर किताब लिखी, तो उन्होंने सोसाइटी की सब बैरियर्स को हटा के, सब चीजों को मतलब वो टैकल करते हुए, विदाउट डरे, किस बेझिझक उन्होंने लिखा था अबाउट द वुमेन्स। मतलब मीरा कोसंबी जो है, उन्होंने फेमिनिस्ट ऐसे, मतलब मैं ये बोलूंगी कि औरतों के बारे में लिखा। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि व्हाट मैं भी एक औरत हूँ, राइट। अगर मैं औरतों के बारे में, बट मैं औरतों के सोशल लाइफ के बारे में बताऊंगी। उन्होंने समाज का डर नहीं था उनको, क्योंकि उनको औरतों के हालातों के बारे में बताना था। तो समाज का डर रखे बिना उन्होंने औरतों के हालातों के बारे में बताना स्टार्ट किया, और सबसे पहले उन्होंने बायोग्राफी लिखी अबाउट पंडिता रमाबाई एंड रुकमाबाई। नेक्स्ट मिलता है, दैट इज डॉक्टर शर्मिला रेगी। शर्मिला रेगी जो है, इन्होंने दलितों के बारे में लिखा, राइट। नाउ मीरा कोसंबी ने और एक काम किया है। मीरा कोसंबी ने, ऐसे नहीं है कि मीरा कोसंबी ने सिर्फ जब किताबें लिखी थी तो डॉक्टर रुकमाबाई एंड पंडिता रमाबाई के ऊपर लिखी थी। मीरा कोसंबी ने दलितों के ऊपर भी किताबें लिखी है, दलित वुमेन्स के ऊपर भी किताबें लिखी है, पहली बात। दूसरी बात की, पंडिता रमाबाई ने जो है, सॉरी, मीरा कोसंबी ने जो है, हम लोगों को देखने मिलता है कि मीरा कोसंबी जो है, इन्होंने दलित औरत पर ही, प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि 1990s और 1980s के दौर में कैसे औरतों के ऊपर अत्याचार होता था वर्क प्लेस पे। मतलब जब औरतें ऑफिस में जाती थी तो उनके ऊपर अत्याचार होता था, राइट। मतलब एक, देर इज वन फीमेल मैनेजर एंड देर इज वन मेल मैनेजर। तो वो जो फीमेल मैनेजर है उसको कम सैलरी होगी, दोनों की पोस्ट एक ही है, दोनों का डेजिग्नेशन एक ही है, बट वो फीमेल को सैलरी कम रहेगी और मेल को सैलरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनको फिजिकली जज किया जाता था, और औरतों को कैसे स्ट्रगल करना पड़ता था वर्क प्लेस से, उनके ऊपर क्या थे, इन सब चीजों के बारे में भी मीरा कोसंबी ने लिखा है। नेक्स्ट इज डॉक्टर शर्मिला रेगी। शर्मिला रेगी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये खुद दलित औरतों से मिल चुकी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी लिख चुकी है। मतलब जब भी डॉक्टर शर्मिला रेगी दलित वुमेन्स के ऊपर लिखती थी या दलित वुमेन्स के बारे में लिखती थी, वो खुद दलित कास्ट के औरतों को जाके मिलती थी, उनसे पर्सनली बात करती थी, एंड फिर उनके जिंदगी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। तो डॉक्टर शर्मिला रेगी की किताब के थ्रू हम लोगों को पर्टिकुलर, मतलब दलित औरतों के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। द ऑरेंज बॉक, दैट इज रियासतकार, गोविंद सखाराम सरदेसाई। गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज कॉल्ड एज एन रियासतकार। उनको रियासतकार क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को देखने मिलता है कि मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी थी। रियासतकार ये जो टाइटल उनको दिया गया है, या फिर इन नाम से उनको ऑनर किया, बट उनको इस नाम से उनको ऑनर किया गया है, मीन्स उनको इज्जत दी गई है। तो रियासतकार, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रियासत के ऊपर, मुस्लिम रियासत, हिंदू रियासत में लिखी थी, तो उन्होंने इतनी किताबें लिखी, मतलब अगर हम लोग ना भी बोलेंगे तो कम से कम उन्होंने 20 किताबें लिखी अलग अलग रियासत के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स, हिंदू कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने लिखा है। इसीलिए बाद में उनको लोग जो है वो रियासतकार करके ही बोलने लगे, राइट। उनको ये टाइटल दिया गया था रियासतकार।
तो लोग उनके नाम से उनको नहीं जानते थे, बट उन्होंने अलग अलग रियासत, अलग अलग कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रियासत के बारे में लिखा है, हिंदू रियासत के बारे में लिखा है, राजपूत रियासत के बारे में लिखा है। तो इन सब रियासत के बारे में उन्होंने जो लिखा है, इसीलिए उनको टाइटल दिया गया रियासतकार, राइट। और उनकी बहुत सारी किताबें आई अबाउट द मराठा हिस्ट्री, राइट। उन्होंने मराठी मराठा रियासत के ऊपर भी लिखा है। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है, जब हम लोग अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात ही कर रहे हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे लोग आके गए। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोगों को देखने मिलता है जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर, राइट। बहुत नोटवर्दी है, इन्होंने किताबें लिखी, और इन्होंने किताबें लिखते वक्त इनको समाज का डर नहीं था। इन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, इन्होंने इंडिया के सोशल सिस्टम के बारे में बताया, सोशल लाइफ, लोगों की सोशल लाइफ, मतलब पुराने जमाने में लोगों का सोशल लाइफ, वर्ण सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में, बेझिझक कहीं पे भी वो एम्बैरेसमेंट वाली वो फीलिंग नहीं थी इनके दिल में कि बाबा हम लोग हमारे ही इंडिया को जो है वो शोकेस केस कर रहे हैं, इंडिया की नेगेटिव साइड बता रहे हैं। तो उनको वो कहीं पे भी एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा था, बिकॉज वो नेगेटिव बातें बता के डेवलपमेंट लाना चाहते थे वो लोग। तो जितने भी ये लोग हैं, जादूनाथ सरकार है, सुरेंद्रनाथ सेन है, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर है, विदाउट एम्बैरेसिंग, लाइक कहीं पे भी उनके दिलो दिमाग में वो गिल्ट नहीं था कि हम लोग गलत कर रहे हैं वगैरह, ये सब चीजों को सोचे बगैर उन्होंने किताबें लिखना स्टार्ट किया। और उन्होंने इंडिया के कुछ नेगेटिव, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है कि सिस्टम जो है, या कास्ट सिस्टम के नाम पे जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, इन सब चीजों को बताना स्टार्ट किया, लोगों में वो अवेयरनेस फैलाया, राइट। एंड हम लोगों को इंडिया में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है इसकी शुरुआत दिखाई देती है ना। अब हम लोगों को व्हाट हम लोगों ने देख लिया कि ओरल रेसिटल से इंडिया कैसे ओरल रेसिटल से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की तरफ बढ़ा, ये सब चीजें हम लोग ने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके आंसर्स दे दूंगी। अगर आपको इस टॉपिक, अब तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कैसे हिस्ट्री लिखा जाता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का हिस्ट्री क्या था, अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ भी, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया, दैट इज सबाल्टन हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, मैंने अगर पढ़ाया उसमें कुछ भी डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हो मुझे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के आंसर्स भी मैं आप लोगों को दूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक से, अप्लाइड हिस्ट्री। नाउ पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ आपका आपके 2 मिनट। अप्लाइड हिस्ट्री इज समवॉट कंफ्यूजिंग, एंड प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि बोरिंग भी है। आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ते वक्त, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, नो डाउट, अब तक मुझे शायद एक ही बच्ची ने डाउट पूछा है, आपको डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एंड होप सो हम लोग नेक्स्ट वीक से ऐसे फेस टू फेस मिलेंगे, ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिनेरियो, बट आपको अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, एंड अप्लाइड हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी है। कि आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा वो टॉपिक पढ़ाते वक्त, तो आप लोग मुझे बोलो। एंड ये टॉपिक जो मैंने सेकेंड टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है, इसमें अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। हैव फन, मजे करो, बाय बाय।